पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। गुजरात की जनता ने ये तय कर लिया है, 27 साल के ये संबंध को और आगे बढ़ाएंगे, एक नया इतिहास लिखेंगे। बीजेपी वाले का तो वो वैसा ही है, नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे तो करेगा ही, क्योंकि अभी उसको डर हमसे ही है, आम आदमी से ही है। वो कांग्रेस को तो वो गिनती में ही नहीं लेती है। बहुत भारी मतदान करेंगे और वो जो भी मतदान होगा वो भाजपा के खिलाफ होगा। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात गुजरात चुनाव की कर रहा हूं। गुजरात में आज पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान अब आखिरी चरण में चल रहा है और 3 बजे तक 49% वोटिंग की जानकारी मिल रही है, यानी अभी आंकड़ा अपडेट होना बाकी है। इन 89 सीटों की बात करूं तो ये दक्षिण गुजरात में वोटिंग चल रही है और कच्छ के इलाके में वोटिंग चल रही है, जहां पर कई वीवीआईपीज की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 3 बजे तक 49% मतदान हुआ। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है, जिसमें कई वीआईपी उम्मीदवार हैं। पहले चरण में सूरत की 16 सीटें हैं, राजकोट की 8 सीट, कच्छ की 6, जामनगर की 5, जूनागढ़ की 5 सीट, गिर सोमनाथ की 4 सीट यहां दांव पर है। इसके अलावा मोरबी, जहां पुल गिरा था, वहां की 3 सीटों पर भी मतदान आज चल रहा है। नर्मदा 3 सीट, देवभूमि द्वारका 2 सीट जहां पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। 2017 में इन 89 सीटों पर कांटे की टक्कर थी। बीजेपी को 48 सीट आई थी इन 89 में से और कांग्रेस को 40 सीटें मिली। लेकिन 48 देखने में बीजेपी के लिए आंकड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन यहां पर बीजेपी की सीटें पिछले बार घटी थी। इस लिहाज से पहला चरण बेहद अहम है और जिसकी बढ़त हुई उसकी नई सरकार के लिए दावेदारी मजबूत हो जाएगी। अब दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आने। पहले चरण के चुनाव के साथ साथ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। पीएम का मेगा रोड शो 16 विधानसभा सीटों को कवर करेगा और इस रोड शो से पहले आज पीएम मोदी ने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। वहीं अरविंद केजरीवाल भी आज भगवंत मान के साथ मिलकर रोड शो करते नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर आज कांग्रेस को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को भी नहीं मानती थी, नकारती थी। कांग्रेस ने मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस के अंदर होड़ लगी हुई। કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે। ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન
એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? नरेंद्र मोदी लोगों से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान तुम्हारा अपमान है या नहीं। सवाल है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है और हर बार की तरह बीजेपी इसे भुनाने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर करारा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई है तो जनता ने जवाब दिया है और इस बार भी जनता पीएम के अपमान का करारा जवाब देगी। देखिए, जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो अब से थोड़ी देर में शुरू हो रहा है, जिसमें वो 50 किलोमीटर का रोड शो करने जा रहे हैं। उस पर भी हमारी नजर रहेगी, उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन आज राष्ट्रवाद में चर्चा इस पर कि पहला चरण 89 सीट गुजरात में किसकी जीत। पहले चरण में ही गुजरात की तस्वीर साफ हो गई है या नहीं। रावण वर्सेस राम, अब की बार किसका बनेगा काम। चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप चेरियन राजनीतिक विश्लेषक और अकील खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से ये जो 89 सीटों पर मतदान चल रहा है और 3 बजे तक करीब 50% के आसपास वोटिंग हो गई थी, ये क्या संकेत है? एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो कई बार कहते हैं कि अच्छी संख्या में लोग बाहर आकर वोट करते हैं, तो पहले चरण को लेकर आपको क्या सेंटीमेंट दिख रहा है? और जो नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान गुजरात का मुद्दा, गुजरात का अपमान है, गुजरात के लोगों का अपमान है, क्या ये गुजरात चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट है या एक अलग माहौल बना रहा है क्या? सुशांत जी, निश्चित तौर पर कोई भी चुनावी दौर में जब टिप्पणी होती है तो अच्छी हो या बुरी, उससे माहौल बनता बिगड़ता है। ठीक है कि एक टिप्पणी से कोई चुनाव पूरी तरह से तय नहीं होता है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि खड़गे जी ने कुछ बोल दिया या राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया या इधर से भाजपा के कुछ नेताओं ने बोल दिया तो उससे पूरा चुनाव तय हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी करते हैं तो कम से कम गुजराती तो प्रतिक्रिया देता है और तीखी प्रतिक्रिया देता है। अब दूसरा इसका पहलू है कि क्या सेंटिमेंट दिख रहा है। ये चुनाव जिस तरह से चला है उसमें एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही थी, और विशेष करके अगर हम कहें तो जो सौराष्ट्र कच्छ वाला इलाका है और उसमें भी और थोड़ा गहरे जाएं तो कहा ही जा रहा था कि देखिए, सूरत में तो चीजें पलट गई हैं। सूरत में 2017 में भी कहा गया था कि जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की वजह से बहुत बुरा हाल है, लेकिन 16 में से 15 सीटें जीत गई। तो क्या इस बार 16 में 16 भाजपा जीतेगी या 16 में 15 जीतेगी या कम जीतेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2-3 सीटों पर छोड़कर पहले दौर में किसी सीट पर लड़ते भी नहीं दिख रहे। यानी कुल जमा 3 सीटें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कुछ माहौल बनेगा। उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, एक और है। अब अगर ये स्थितियां बनी तो ये जो पहले दौर की 89 सीटें हैं, ये दूसरे दौर की 93 सीटों में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर कर जाएंगी। या तो आम आदमी पार्टी का इतना सेंटिमेंट बनता दिखता, और ये सेंटिमेंट बनता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी सरकार के खिलाफ जनता वोट दे रही है, गुस्सा आ गई है कि चलो हम एक साथ बहुत वोट देंगे, तो उसका माहौल बना दिखता है। या उस सरकार से नाराज होकर घर बैठ जाए कि अच्छा भाई ठीक है, इतने साल से ये सरकार थी, कुछ नहीं कर रही है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हम घर बैठ जाए। अब जो आंकड़े अभी तक के आ रहे हैं वो लगभग कमोबेश वही स्थिति है, यथा स्थिति, जिसको स्टेटस को हम कहते हैं। तो आपके हिसाब से ये पहला चरण भी पिछले बार की तरह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, आम आदमी पार्टी नहीं है? 100%। मैं बार बार कहता हूं कि यमुना जी में गंदगी जितनी है उसमें झाग जितना है, बस उतना ही है आम आदमी पार्टी। अकील खान साहब, आपके हिसाब से इस पहले चरण में क्या फीडबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या रिस्पॉन्स है? अकील खान का फोन कट गया है। दुष्यंत भाई, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पहले चरण को लेकर? आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं उन पे पत्थर चल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम पर गाली चल रहा है। कांग्रेस पे कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, या कांग्रेस चल रही है या नहीं चल रही है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अब की बार अपनी कैंपेन प्रचार की रणनीति पूरी बनाई है, वो डोर टू डोर और गांव में गांधी चौपाल लगा के वो लोग 1 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट अब की बार पिछले सभी चुनावों की अपेक्षा बहुत ढंग से किया गया है। 11-12 दिल्ली के बड़े नेता सेक्रेटरी हैं जिनको अलग अलग जगह की जिम्मेवारी दी गई है जनपदों की, और 45 नेता हैं राजस्थान के विधायक जो अलग अलग सीटों के प्रभारी हैं। तो जितना अच्छे तरीके से काम अब की बार हुआ है, जो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में नहीं हो पाया था, जो गत विधानसभा चुनाव था, तो उसके बाद अगर देखा जाए, और दूसरी ये भी है, हर्षवर्धन जी भी के पास भी आंकड़ा हो सकता है कि पहले चरण में पिछली बार कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें बहुत कम अंतर से हारी थी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि आज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बढ़त रहेगी, कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी। ठीक है दिलीप चेरियन साहब, आपके हिसाब से ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी की छवि या नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, उसका इंपैक्ट है गुजरात में? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पहले चरण को लेकर और इस अभी तक के चुनाव को देखने के बाद? दिलीप जी। दिलीप चेरियन जी, आवाज आ रही है आपको? उनको शायद नहीं जा रही। संगीत रागी जी। देखिए सुशांत जी, गुजरात का चुनाव ये मुझे लगता है कि जो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक टक्कर है, और कमोबेश सारे जितने मीडिया संस्थान से जो कवर कर रहे थे, पत्रकार कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट भी यही थी। अभी तक के जितने सर्वे आए हैं और जो कुछ भी आकलन आया है, उसमें ये चुनाव मुझे लगता है एक तरफा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए नहीं लड़ाई लड़ रही है कि वो जीते या न जीते, वो इस बात के लिए इस बार लड़ाई लड़ रही है कि वो अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें और वो आंकड़ा 150 तक के आसपास जाए, और इसके अपने कारण हैं। देखिए, ये कॉन्टेस्ट जो है, मैं थोड़ा हर्षवर्धन जी से थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा। ये जो है वो कॉन्टेस्ट कायदे से बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और बाइपोलर इन द सेंस कि जो दूसरा पक्ष है उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है। ये दोनों कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं टकरा रहे हैं, ये कायदे से आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो 41% का जो वोट था जो कांग्रेस पार्टी का जो पिछली दफा गया था, और 1% के आसपास का जो वोट आम आदमी पार्टी के हाथ में गया था, अब ये दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई, कौन दूसरे नंबर पर होगा, कौन तीसरे नंबर पर होगा। रागी साहब, दुष्यंत नागर कह रहे हैं इस बार बहुत बढ़िया बूथ मैनेजमेंट किया कांग्रेस ने, आप उसको हल्के में आंक रहे हैं। देखिए, नहीं जी, रागी साहब समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यही भारी हैं, हम तो हल्के ही हैं। देखिए नहीं, देखिए, मैं दुष्यंत जी की बात का, जो कि दुष्यंत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। वो वो एक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर आपके चैनल पर हैं, तो उनको वही बात करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जो एक मैथमेटिकल आकलन जो हम लोग करते हैं चुनावों के दरमियान, हम जो पिछला चुनाव है वो हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाटीदार आंदोलन के कारण जो है वो किसानों का आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, एक ऐसा माहौल बन गया था जीएसटी के कारण। ऐसा कहा जाता था कि सारे हीरा के व्यापारी, सारे व्यापारी, कॉटन के व्यापारी, ये सारे के सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए थे। इस बार आपको इस प्रकार की कोई भी विमर्श आपको गुजरात के चुनाव में नहीं दिखेगा।
आपको ध्यान में होगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो उसमें जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं में बहुत सारे लोग आते थे, और ऐसा ही इस बार ऐसा लगा कि शुरुआत में केजरीवाल के सभाओं में बहुत सारे लोग आ रहे थे और स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया में केजरीवाल साहब का और उनकी पार्टी का बड़ा एक बहुत धमक है, जिसका वो चुनाव के दरमियान बड़ा प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि उनके काम करने का तरीका भी, उनके इलेक्शन की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होती है। वो शुरुआत ही यही कहता है, अरे जी अजी हम तो जीतने जा रहे हैं जी, हम तो खाली आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीत का आंकड़ा है उसको आप बढ़ा दीजिए। यानी कि ये एक माहौल बनाना जो है वो गुजरात में उन्होंने माहौल बनाया, और माहौल में उन्होंने ये चीजें कांग्रेस से छीनी। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है बीजेपी की, वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से छीन रही है। अकील खान, आपका ऑडियो अगर थ्रू हो गया है, अभी तक 3 मेहमान कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस रेस में नहीं दिख रही, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है गुजरात से? मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई नहीं रुक सकता, इनको मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। 8 तारीख नजदीक है, 8 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इनकी जो जितने भी एनालिसिस है ना, ये हवाई एनालिसिस है, ये सब जो है बट्टे खाते में जाएंगे, ये खत्म है। ये इनकी एनालिसिस जो है सिर्फ उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, येन केन प्रकार है चुनाव को जीतना। लेकिन ये देश की जनता और गुजरात की जनता बहुत बदल चुकी है, समझदार हो चुकी है कि इनकी जो जिस तरीके से ये लोग जिस तरह से ये क्रिएट करते हैं ना एनवायरनमेंट थ्रू ऑल द रिसोर्सेज, मनी, पावर, मीडिया, एवरीथिंग करके, लेकिन जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। जमीन के अंदर हकीकत यह है कि पूरी गुजरात की जनता, ये आप किसके लिए बोल रहे हैं? मनी पावर और मीडिया से माहौल बना लेती है बीजेपी। बहुत बाल अभी तक बना दी। देखिए आप जनता नहीं, मैं कंफ्यूज, ऐसी कई पार्टियां, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप किसके लिए बता रहे हैं? काम तो नहीं करते, सारा बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब में बर्बाद। पूरा आम आदमी पार्टी ने जो क्रिएट किया है एनवायरनमेंट, उसके सामने ये लोग बर्बाद हैं। और दिल्ली के अंदर पूरी तरह से प्रूव हो चुका है, पंजाब में प्रूव हो रहा है और गुजरात में भी प्रूव होगा। ये जनता को पता चल चुका है और जनता को कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये ही लोग हैं जो रियल। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि जो सिरे से आम आदमी पार्टी को नकारा जा रहा है, भाई वहां सूरत में नगर निगम में इन लोगों ने कुछ तो परफॉर्म करके दिखाया। वो कह रहे हैं हम मॉडल दिखा रहे हैं लोगों को, वो मॉडल पसंद आएगा लोगों को, इसलिए वहां होगा। और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो रहा है, चुका है, उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नहीं सर, अभी पसंद आ चुका है। ठीक है, 1 मिनट हर्ष भाई, आ रहा हूं आपके पास। दिलीप चेरियन जी का ऑडियो थ्रू हो गया है। दिलीप जी, आपके हिसाब से ये जो पूरा अभी तक का गुजरात चुनाव है, भीड़ फिर सबकी रैली में, जैसा हमने देखा यूपी में, जैसा हमने देखा दूसरी जगहों पर, हर जगह भीड़ है। प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो चल रहा है, उसमें खचाखच भीड़ भरी हुई है 50 किलोमीटर तक। लेकिन चुनाव में जब नतीजे आने होते तब मामला इधर से उधर हो जाता है। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है गुजरात चुनाव को लेकर? फीडबैक तो 2 चीज है सुशांत। एक तो ये है कि जब कभी भी किसी भी इलेक्शन में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है, उसका रिएक्शन स्पेशली गुजरात में बहुत सिवियर होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम सोचते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री अपने छवि पे ही लड़ा रहे हैं गुजरात की इलेक्शन, वो बात हर स्टेट में एप्लीकेबल है, हर इलेक्शन में एप्लीकेबल है। प्रधानमंत्री के छवि पे ही इस वक्त जो बीजेपी का इलेक्शन मशीन है वो उनके कंधों पे ही निर्भर है। तो ये जो है ये एक यूनिक सिचुएशन नहीं है गुजरात में। और जो फीडबैक मेरे पास है इस वक्त ये है कि प्रधानमंत्री का जो छवि है उसमें कोई गिरावट नहीं हुआ है और वो एकदम इंटैक्ट है और उस पे लोग भरोसा रखते भी हैं। दिलीप जी, मैं थोड़ी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहा हूं जब तक आप बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो 50 किलोमीटर लंबा है, उसकी तस्वीरें आने लगी हैं और आप देखिए
कि खचाखच सड़क जो है वो दोनों तरफ भरी पड़ी है, लोगों की भीड़ दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से प्रधानमंत्री की वीडियो बना रहे हैं, छोटी बच्चियां, बड़ी बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे लोग नजर आ रहे हैं। पूरी भीड़ है, ऐसा नहीं है कि रोड शो खाली है। और ये इतना लंबा रोड शो, और वहां पे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, जिन्हें उन्होंने इतने साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, फिर बतौर प्रधानमंत्री भी वहां पर वो कई बार गए हैं, बावजूद इसके प्रधानमंत्री को लेकर जो क्रेज है वो कहीं से कम होता हुआ नहीं दिख रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो मेगा रोड शो में भीड़ है, आप देखिए, एक सड़क के किनारे लोग हैं, फिर दुकान के ऊपर रेलिंग पर खड़े लोग हैं, सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए लोग हैं। मतलब कहीं भी जगह नहीं बच रही कि एक झलक प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों ने जगह छोड़ी हो। हर कोई जो है वो तैयार है कि कैसे एक फोटो जो है वो प्रधानमंत्री की मिल जाए जहां से वो गुजर रहे हैं। क्या इसके बावजूद लगता है कि आम आदमी पार्टी रेस में है, कांग्रेस रेस में है, या भीड़ को उस नतीजों से नहीं आंका जा सकता? देखिए सुशांत जी, भीड़ को नतीजों से आंका नहीं जा सकता, ये अगर एकदम से कह देंगे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 10% मत ही कम रहता है। मैं जब सिर्फ कह रहा हूं तो सीधा सीधा अंतर कितना बड़ा हो जाता है इसी से समझिए कि अगर 50 और 40 का अंतर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी कहीं बचती नहीं है, जो लगातार अलग अलग चुनावों में उसका हर्ष हुआ। 2.5% वोट बढ़ाकर वो 2017 में देश में ये माहौल बनाने में कामयाब रही कि हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके। जबकि यह भी सच है कि अगर उस समय का 2017 का भी आंकड़ा देखें तो कम अंतर से जीतने वाली सीटें कांग्रेस पार्टी की ज्यादा रही, और भारतीय जनता पार्टी तो 1 लाख मत के अंतर से जीती है शहरी सीटों पर। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि भीड़, तो दरअसल ये एक जननायक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तालुका से लेकर गांधीनगर राजधानी तक कैसे लोगों को जोड़ के रखा है उसका एक प्रदर्शन है। ये तो पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे देखिए जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने विश्लेषक हैं, जो रिपोर्टर वहां बात कर रहे हैं, चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो, आम आदमी पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, एनसीपी और छोटू भाई वसावा की ट्राइबल पार्टी के भी हो, वो सब ये कहते हैं कि देखिए भाजपा जीत तो रही है, कितना ज्यादा जीतेगी उसका सवाल है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरह से रोड शो करते हैं जैसे कोई अगर बहुत, जिसको कहते हैं बहुत थिन मार्जिन हो, उसमें लड़ाई लड़ता है। ये वो जो स्पिरिट है, ये वो जो इनका कौशल है, ये जो इनका चुनावी एक कहते हैं कि किसी भी स्थिति में जीत कितनी बड़ी करनी है, ये जो एक अंदर से उत्कंठा आती है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, दुष्यंत नागर जी एक बात बताइए, दो तर्क रखे जा रहे हैं, संगीत रागी भी कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो पाटीदार आंदोलन नहीं इस बार, जीएसटी को लेकर गुस्सा नहीं इस बार, जब ये दोनों था तब तो बीजेपी 99 पर थी, और जब बाइपोलर मुकाबला था, इस बार ट्रायंगुलर मुकाबला है, ये सारी चीजें नहीं है। और सड़क पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए इतनी भीड़ है जिसमें बूढ़ी महिलाओं से लेकर छोटी बच्चियां और बच्चे तक हैं, तो क्यों माना जाए कि यहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी को नहीं ले जा रहे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बताता हूं आपको बिल्कुल बिंदुवार तरीके से। 2002 से लगा के और 2017 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सीटें चुनाव दर चुनाव घटती जा रही हैं। और अगर आप पिछले चुनाव का देखेंगे 2017 का, या उससे पहले 2012 का देखेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाया है। 2012 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा 2 महीने की एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने हर ब्लॉक को, तहसील को, हर जगह को टच किया था, बड़ी बड़ी जनसभाएं की थी। अब की बार उतनी जनसभाएं भी नहीं है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जो कैंपेनिंग जितना धारदार तरीके से पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उतना भी उनका प्रचार नहीं है। रही भीड़ की बात, देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के नेता है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भीड़ होना एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन 2,75,000 छोटे व्यवसाय पिछले दिनों बंद हो गए जब से जीएसटी और नोटबंदी हुई, जिससे एक अनुमानित तरीके से माना जा रहा है कि कम से कम 30 लाख लोग जुड़े हुए थे। गुजरात में युवाओं की संख्या टोटल पॉपुलेशन के 70% है। पर दुष्यंत भाई, उसके बावजूद पिछले चुनाव में इनको सूरत में 16 में 15 सीट आई, जो व्यापारियों का गढ़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 14 सीट आई, सूरत में ही गेम चेंज किया था। और दूसरा, पिछले चुनाव में आप देखिए जो कोली समुदाय है, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के चुनाव होने के बाद में
रामनाथ कोविंद जी के इलेक्शन के बाद में वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय की के चयन के बाद में एक उस समाज के बीच में माहौल बदला था। तो अब की बार कोली समाज भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरा, पर इस बार फिर सर इसका फिर दूसरा काउंटर है कि कोली समाज एकदम से राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो छोड़ के क्यों चला जाएगा, और दूसरा कि इस बार तो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, 15% आदिवासी वोट है इस दक्षिण गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में आदिवासी वोटर का प्रभाव है, तो फिर उधर चले जाना चाहिए आपके एनालिसिस से। आदिवासी वोट बैंक छोटू भाई वसावा की पार्टी भी ले रही है एक हिस्सा, कांग्रेस भी ले रही है, भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है। छोटू भाई वसावा की पार्टी का जो तमाम सर्वे है उसमें एक सीट भी उनकी जीती हुई बताई जा रही है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं उस ठीक है संगीत रागी जी, अब जो दुष्यंत भाई कह रहे हैं उसका पॉइंट लेते हैं। कोली समाज जो है वो रामनाथ कोविंद को देखते ही भर भर के बीजेपी को वोट देने लगा, फिर उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उनको लगा कि अब कार्यकाल पूरा तो अब हमारा काम भी पूरा, अब हम वोट नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरा, नहीं मैं पूछ रहा हूं सर, मैं आपकी बात रख रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम से लोग कहेंगे अब कार्यकाल पूरा तो छोड़ो, अब बीजेपी से हमारा मोह भी पूरा। और दूसरा, क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनना, क्या ये गुजरात में आदिवासी वोटर्स को भी प्रभावित करेगा इस बार इस चुनाव में? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जिस जाति से संबद्ध हैं उस जाति से सारे के सारे लोग आपके पक्ष में, उस पार्टी के पक्ष में मतदान कर दें। जैसे एक मान करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको हिंदू वोट तुझे बहुत ज्यादा मिलता है, वैसी स्थिति में भी 70% से यदि आंकड़ा ज्यादा आता है तो बहुत बड़ा माना जाता है कि एक समुदाय विशेष का आपको ये मुस्लिम वोटों के लिए भी माना जाता है, मुस्लिम वोट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका वोट जरूर मिलेगा। और इसमें सिर्फ राष्ट्रपति जी के कारण हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो पहचान का प्रश्न तो है जो आपके मन को आंदोलित करता है, समुदाय को आपके प्रति जोड़ता है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन साथ साथ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम है ट्राइबल बेल्ट्स में, खास करके मध्य प्रदेश में, झारखंड में, गुजरात के उन इलाकों में जो सुदूर इलाके हैं, जो वनवासी क्षेत्र हैं, वहां आप देखेंगे कि एकलव्य विद्यालय जो है वो हर क्षेत्र में काम कर रहा है, हर जगह, हर गली, जिसको आप कहते हैं सुदूर एरिया में भी आप जाएंगे तो वहां पर एकलव्य विद्यालय काम कर रहा है। और वो सिर्फ विद्यालय नहीं होता है, उनके लिए आप मेडिसिन की व्यवस्था। आ रहा हूं अखिल जी, आ रहा हूं। ट्राइब्स इंडिया सर, ट्राइब्स इंडिया करके जो स्टोर्स खुले हैं जहां आदिवासियों के बनाए सामान बिक रहे हैं वो देश में पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, एक बार अमित के पास चलता हूं जो इस रोड शो को कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी। अमित, वहां की तस्वीर और माहौल दिखाइए जरा। जी देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि इससे बड़ा आज तक कोई रोड शो हुआ नहीं होगा। करीब 50 किलोमीटर का रोड शो, समझिए कि एक दिन में करीब 3 से 4 घंटे में 16 विधानसभा को कवर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चौराहा है, ये बापा नगर है, जहां पर जो रोड शो है वो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि देंगे, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और ये चौराहा देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे और वो सब लोग को इंतजार है। यहाँ पर देखिए कि कब नरेंद्र मोदी आए, तो छतों पर लोग खड़े हैं, हर वो जगह जहाँ से लोग। हमें थोड़ा लोगों से बात कीजिए, उनको गुजरात में इस बार क्या लग रहा है, लोगों की सेंटिमेंट को पकड़िए, पूछिए जरा। यस, नरेंद्र मोदी का हम इंतजार कर रहे हैं काफी देरों से, अभी इधर खड़े हम सब लोग। हाँ, काफी देर से आएंगे, आधे घंटे से खड़े हम, आधे घंटे से। 3 बजे से आए हैं, 3 बजे से आए हैं, लाइन से 1 बजे से। देखिए ये जोश और उत्साह है सब। अमित, इन लोगों से पूछिए गुजरात में इस बार क्या मुद्दे हैं और क्या रहेगा। और ये सिर्फ एक लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है ये। अमित, सुशांत कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ इन लोगों से जरा पूछिए, इन लोगों के हिसाब से गुजरात चुनाव में इस बार मुद्दे क्या हैं और इनको किसकी हवा दिख रही है, किसका माहौल लग रहा है।
बार चुनाव में मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का जी। तो मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता है मुद्दा क्या चुनाव में? कौन? बीजेपी। अच्छा, आप लोग बीजेपी को देख के वोट करते हो या मोदी को देख के वोट करते हो? मोदी 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 मोदी। महिलाएं भी हैं, आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? मोदी 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 लाना है। मोदी मुद्दा है। आप लोग सिर्फ अमित जरा इन लोगों से पूछिए केजरीवाल जी के लिए कितनी जगह बनी है गुजरात में? वोट के लिए कोई मुद्दा तो होगा जिसमें चुनाव दोगे? महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मोदी देखिए सुशांत एक बात कहूंगा कि पिछले बार भी तमाम पाटीदार आंदोलन के बाद सूरत में अच्छा रिजल्ट इसलिए हुआ था कि महिलाओं ने समर्थन किया था, और ये महिला कह रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिला सुरक्षा है। अमित, महिला सुरक्षा को क्यों मानते हो? महिला सुरक्षा ये बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए महिलाएं जो हैं वो खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में। अमित जरा इन लोगों से पूछिए, अमित इन लोगों से पूछिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए कितनी जगह बनी है गुजरात में? सब है। मोदी है तो सब है। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मोदी चाहिए चाहिए ही नहीं हमको। केजरीवाल तो चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं। फ्री नहीं चाहिए, हम गुजराती को फ्री नहीं चाहिए, हम फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल भी तो आ रहे हैं। नहीं, मोदी ओनली फॉर मोदी। केजरीवाल खालिस्तानवादी है, वो दिल्ली में खेडूत आंदोलन। जी देखिए, आप लोग को भाई आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे लोग, रैली वाली अच्छी हो रही है, रोड शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो कम से कम देखिए ये जहाँ पर जो इलाका है ये पूरा जो अगर देखिए करीब 16 सीट है और 16 में से 13 सीट बीजेपी के पास थी, तो यहाँ का माहौल ही कुछ और है। इनफैक्ट यहाँ का नहीं, आम आदमी पार्टी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन जितनी जगह में हम लोगों ने घूमा है वहाँ पर यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से मुकाबला एक तरफा हो गया है। ठीक है, वोट कहीं काट रही है। अकील खान साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अकील खान साहब, पब्लिक तो सिर्फ मोदी मोदी कर रही है, कह रही केजरीवाल चाहिए ही नहीं, हमको फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं। सुशांत जी 400 रुपए मिलेंगे तो मोदी मोदी करेंगे ना। अरे अब ये गलत बात है, ये इतनी पब्लिक 400 रुपए लेके आई है, ये अब आप पब्लिक का अपमान कर रहे हैं। सुन लीजिए आप, या तो कोई बोल दे, आपके पास कोई सबूत हो 400 रुपए देके लाए, क्या बात सर? आज 1 तारीख को सुशांत सुनिए आप, ये तो अरे हाथ कंगन को आरसी, ये तो फैक्ट है, ओपन फैक्ट है। सुन लीजिए, ओपन फैक्ट कहाँ से है? जबरदस्ती 1 तारीख को ये रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे नहीं, सुशांत जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सुन लीजिए, 1 तारीख को ये क्या जरूरत है कि मतलब 1 तारीख को जब चुनाव हो रहे हैं, जब चुनाव का मतलब वोटिंग बढ़ रही है, उस वक्त मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मोदी जी भयभीत हो चुके हैं, ये भयभीत जनता पार्टी। अरे भैया 5 बजे रोड शो शुरू हुआ है, वोटिंग खत्म हो रही है, तो अगर भयभीत होते तो सुबह से रोड शो कर लेते, पहली बात। दूसरी बात, जहां सेकंड फेज है वहां पे अपना प्रचार का 1 दिन बर्बाद कर दे सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले चरण का मतदान चल रहा है। सुशांत जी, ये हमारे देश के अंदर जो जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बना रखा है ना, ये एक फनी है, मतलब बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मतलब क्या मतलब हुआ है कि जब ये बंद कर दी चुनाव प्रक्रिया, तो दूसरी जगह से आप तो देख ही रहे हैं टीवी के ऊपर सब। अरे भाई, तो जो नहीं देखेगा वो वोट नहीं करेगा। दिलीप चेरियन साहब, पब्लिक को सुनने पर तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर है गुजरात में, और लोग कह भी रहे हैं कि मोदी को लाना है। अरे कुछ नहीं। अरे अब रुकिए अकील खान साहब जी, दिलीप चेरियन जी से प्रश्न है। मोदी जी का जो छवि है गुजरात में वो सबसे मेरे ख्याल में हाइट पे है, इससे हाइट जाना मुश्किल है। तो बीजेपी को ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइट पे जो उनका एक्सपेक्टेशंस है उनको कन्वर्ट करना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लड़ाई मेरे ख्याल में आपस में है, जैसे किसी ने कहा था, पर बीजेपी का ये इश्यू है कि जो पिछले रिजल्ट है उससे
आगे बढ़ना उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये जो मुद्दा है मोदी जी का छवि, वो तो पिछले बार भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। और सिर्फ ये डिफरेंस है कि इस बार जो 2 फेज पे इलेक्शन हो रहा है, उस डिफरेंस को कैसे एक्सप्लॉइट करें और उसमें बीजेपी को इंप्रूव करना अपना जो टैली है। हर्षवर्धन जी, जो दिलीप जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की छवि तो पिछली बार भी ऐसी ही थी, गुजरात के लिए कोई बदली तो थी नहीं, तो इस बार जो है वो सीटें बढ़ जाएंगी, क्यों? पहला प्रश्न ये। और दूसरा, जो दुष्यंत भाई कह रहे थे कि बीजेपी की सीटें लगातार हर चुनाव में घट रही हैं, तो इस बार भी घटेंगी, वो ये उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। एक ये अगर सामान्य नजरिए से देखें, और एक आजकल जो होता है कि आप कोई ट्वीट करते हैं और उसमें कुछ ऐसा राइम रिदम ले आए, तो ये बिल्कुल ठीक दिखता है कि बढ़ते बढ़ते अब 77 तक हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये 77 तक जो हुई है, ये क्यों कब हुई? 2002 को छोड़ें, जब 127 सीटें थी, तो 1995 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की औसत सीट है कितनी? 115। अब आप कहेंगे कि 2017 में तो 99 सीटें हुई, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो 20 विधायक कांग्रेस के छोड़कर जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आते हैं। और आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं 112। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब मैंने कहा कि शहरी सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मतों का अंतर, इसका मतलब क्या है कि गुजरात का बड़ा मतदाता वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि एक एंटी मोदी वोट बैंक है जो बिना कुछ किए मतलब कांग्रेस का नेता नहीं, कांग्रेस की नीति नहीं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो संत हो जाता है, तपस्या में रत हो जाता है, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। अब इसके बावजूद अगर 77 अधिकतम हुआ, तो इस बार तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें पाटीदार समाज कहे कि हमें विकल्प खोजना हो। इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसमें जो आदिवासी समाज है, और मैं एक बात कहूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से होगा, लेकिन ये जो करीब 35 सीटें हैं, उन 35 सीटों में से अधिकांशतः जीतती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उन्हीं जगहों पर जहां जनजातीय समाज के लोग हैं, वहां नरेंद्र मोदी ने तय करके स्कूल हो, अस्पताल हो, पानी हो। अब आप केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते हैं, उस पूरे केवड़िया के इलाके में जो जनजातीय आदिवासी समाज है उसको बेहतर करता है। ये बावजूद इसके कि कांग्रेस का एजेंडा हमेशा वहां रहा कि वो कहते हैं कि संघ और भाजपा के लोग वो आदिवासी विरोधी हैं। अब वो द्रौपदी मुर्मू के बैठने से स्थापित हो गई बात कि ऐसा नहीं है। ये सारे कारण हैं। नरेंद्र मोदी की छवि जस की तस है, ब्रांड गुजरात जस का तस है, भारतीय जनता पार्टी जस की तस है, लेकिन कांग्रेस जस की तस नहीं है। आम आदमी पार्टी घुसी है और भाजपा के ठीक है दुष्यंत भाई, उनका तर्क ये कांग्रेस जस की तस नहीं है। दूसरा, इस बार राहुल गांधी भी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछली बार जो है करीब 30 रैलियां की, 12 मंदिरों में गए। इस बार 2 रैली उन्होंने की और उसके बाद वो चले गए दूसरी जगहों पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकल लीडरशिप नहीं है। अर्जुन मोरवाड़िया जी, भरत सिंह सोलंकी, हिम्मत सिंह पटेल और पीसीसी प्रेसिडेंट ठाकुर साहब, एक लीडरशिप है जो पिछले काफी समय से कार्य कर रही है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत मानिए। और मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव में बहुत अच्छी कैंपेनिंग की। राहुल जी के कम्युनिटी हॉल्स के अंदर इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, लोगों के साथ जो उन्होंने संवाद स्थापित किया, और मीडिया पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पे जो बूथ मैनेजमेंट था उसकी कमी थी। और देखिए, जब तक आप कितना भी अच्छा कैंपेन कर लीजिए, अगर आपका बूथ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बूथ पे आपका कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, जो घर से जाके आपके वोटर्स को लाके उनको पर्ची देके वोट डलवाने का काम नहीं करता, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को समझा है और इस पे काम किया है, गंभीरता से काम किया है, गहराई से काम किया है, उसकी सही से मॉनिटरिंग हुई है। ठीक है संगीत रागी जी, उनका बार बार यही तर्क है कि एक तो बूथ मैनेजमेंट कांग्रेस ने टाइट कर लिया है, दूसरा बार बार आप लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, तो वो स्टार कैंपेनर तो इस बार गुजरात में है नहीं, तो इसका फायदा कांग्रेस को फिर होना चाहिए आपके लॉजिक के हिसाब से। देखिए संगीत रागी जी, वो अपनी गैर राजनीति के देखिए मुझे देखिए
देखिए, मुझे हेमवंती नंदन बहुगुणा जी का एक पुराना इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है। वो कहते थे भारतीय जनसंघ के पास जो सबसे बड़ा कैपिटल है वो है निस्वार्थ काडर, जो बिना ये सोचे पीछे अपने पैसा लगा करके रैलियों में जाता है, अपने पैसा लगा करके बूथ मैनेज करता है। मुझे लगता है कि दुष्यंत जी शायद भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास वो प्रतिबद्धता नहीं है। वो प्रतिबद्धता नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। वो जो सत्ता का लाशा है, वो सत्ता का लाशा ही कांग्रेस को एकजुट करके खड़ी रखती है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कांग्रेस को एकजुट करके लड़ती है। ये ठीक है कि गुजरात में चूंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई न कोई तो जरूर कहीं ना कहीं अपोजिशन तो जरूर खड़ा होता है, और कोई अपोजिशन खड़ा होता है तो उसमें एक था कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व कर रही थी। लेकिन आज के दिन में वो इनिशिएटिव सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं रह गई है। पहले बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता था, अब जैसा कि कहा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, लेकिन इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट को भी मैं बाइपोलर इसलिए कह रहा हूं कि मूलतः जो लड़ाई है वो न आम आदमी पार्टी न कांग्रेस पार्टी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से सीट छीनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये आपस में कौन दूसरे नंबर पर जाएगा और कौन तीसरे नंबर पर जाएगा, इसके लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका अपना तर्क है कि भाई ये नंबर 1 की लड़ाई तो है ही नहीं, वहां बीजेपी है। 10 सेकंड सर, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, बोलिए। मैं 10 सेकंड देखिए राहुल गांधी यदि गुजरात चुनाव के अपने से हट गए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस पार्टी वहां हार रही है, और वो जानबूझ करके हारी हुई लड़ाई में अपने आप को शहीद नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये आप एनालाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां प्रचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी हार रही है। दुष्यंत नागर कह रहे हैं लोकल लीडरशिप है, बूथ मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए वो आश्वस्त है, हो सकता है एक्सरसाइज करके शक्ति खींच हो सकते हैं, तो क्यों जाके वहां लड़े? जब पुश कहकर वो शक्ति खींच सकते हैं तो खींच ले रहे हैं। सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो चल रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। चुनाव का विश्लेषण लगातार करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेगा।